नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे जोर शोर से। आपके सामने कई परीक्षाएं अभी प्रतियोगिता के आ गए हैं, उससे आपको क्रैक करते हुए समाज में अपने आप को स्थापित करना है, इसलिए रीजनिंग आपके लिए ज़रूरी है और हर एक परीक्षाओं में रीजनिंग अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। हम फिर पुनः टॉप 5 क्वेश्चंस पार्ट 44 लेके आए हैं रीजनिंग में, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, विभिन्न पीएससी में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 भी आ गया है। जल्द से जल्द आप उसकी तैयारी में लग जाएं। जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसे आसान ट्रिक के द्वारा आपको करवाऊंगा। 43 पार्ट में हमने जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना था, जिसका सही जवाब देने का समय भी आ गया है, उसका जवाब देते हैं। और साथ में बेल, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा वीडियो आसानी से मिल पाए और वो अपने एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठा पाएँ और इससे हेल्प ले पाएँ और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपके सामने दिख जाए और मिल जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएँ। आज हम जो करने वाले हैं 43 प्रश्न का, जो हमने कमेंट बॉक्स में डाला था, वो क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये ए का पुत्र ई है। प्रश्न ठीक से समझिएगा। ए का पुत्र ई है, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है और ब्लड रिलेशन से संबंधित 2 मार्क्स के नंबर आपके पास आपके एग्जाम में हासिल करने के लिए रहते हैं, आप जरूर इसे हासिल करें। बी का पुत्र डी है, ई का विवाह सी के साथ हुआ तथा सी बी की पुत्री है, डी का ई से क्या संबंध है? अब इसका डायग्राम जब हम बनाएंगे तो एक का पुत्र ई है, हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसका पुत्र कौन है? ई है। हमने ई ए का पुत्र संबंध स्थापित कर दिया। अब आगे का टर्म है बी का पुत्र डी है, इसमें बी और डी का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए इस टर्म को बाद में देखेंगे। ई का विवाह सी के साथ हुआ है। अब ई का विवाह हुआ है जो सी के साथ हुआ, तो ई की कौन हो गई है? सी पत्नी। अब आगे टर्म क्या है कि सी बी की पुत्री है। सी कौन है? एक बी है, बी की पुत्री है सी। हमने इसे बना दिया, बी की पुत्री सी है। अब जो टर्म था बीच वाला, ये टर्म को देखते हैं। बी का पुत्र डी है, बी और इसका एक पुत्र है वो डी है, बी का पुत्र डी है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि डी ई से क्या संबंध है। प्रश्न में क्या दिया है कि डी का संबंध ई से क्या है? इसका संबंध ई से हमें ढूंढना है, तो यही तो आंसर हमें निकालना है कि डी का ई से संबंध। इसका मतलब ई का डी कौन लगेगा? ई का डी कौन होगा? ई का डी कौन होगा? बोलिए, जल्दी बोलिए। ये अब देखिए क्या होगा। ये ई की पत्नी सी है और सी की माँ बी है, तो सी और डी में क्या संबंध हो गया? चूंकि बी का ये एक बेटी है और एक बेटा है, तो सी और डी कौन हो गया? भाई और बहन। ये कौन हो गया? भाई बहन। जब ये भाई बहन हो गया तो पत्नी की भाई कौन हो जाएगा? साला होता है। ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए में। सही जवाब ऑप्शन ए। ये ई का डी से संबंध, जो डी का ई के साथ संबंध साला का होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 44 पार्ट्स का 1 नंबर लेके। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। प्रश्न आकृति जिसमें निहित हो वह विकल्प निकालने के लिए हम पहले प्रश्न आकृति में जो निहित नहीं होगा उसे हम अलग करेंगे। उसे अलग करने का आसान तरीका, अब ये आकृति, इस प्रकार की आकृति कहीं हमें दिख नहीं रही है, तो हम पहले किसे हटाएंगे? ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी में ये आकृति कहीं, ऐसा आकृति कॉर्नर में नहीं बना, डी नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉर्नर में बना हुआ है, तो ये बीच में जो ये आकृति है सीधी लाइन, ये सीधी लाइन बीच में होनी चाहिए थी कहीं, वो सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में ये लाइन है, लेकिन बीच वाला लाइन है, लेकिन ये एंगल बनाने वाला लाइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी भी खत्म, बचा क्या? ऑप्शन ए। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अब इसमें वो आकृति कहाँ है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आकृति देखिए, यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू होते हुए आपका एंगल बनाते हुए इसे आया और फिर नीचे वाले बेस को बनाया और ये अपने साइड को बना रहा है और इस लाइन को बना दिया और फिर यहाँ पे
ये आकृति देखिए, वो आकृति जो ऊपर में है इसमें बन गया, इसीलिए उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2। लुप्त भाग की जगह पर दिए गए उत्तर विकल्पों में से चुने एवं आकृति का पैटर्न पूरा करें। अब ये आकृति पैटर्न वाला सिस्टम जो है, इसको आपको गौर से देखना है कि इस आकृति, ये ऊपर था तो ठीक ये नीचे आ गया, ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बस ऊपर वाला हमें गोल सर्कल वाला देखना है, तो ऊपर वाला हमारे पास ऑप्शन बी और डी है, तो ऑप्शन सी और ए नहीं होगा, तो पहले से हम अलग कर देंगे। ऑप्शन ए और सी खत्म। अब हमारे पास ये आकृति गोल वृत्त का जो था सेंटर में, उस आकृति को ऐसे पूरा करना है, तो ऐसे पूरा करने वाला आकृति ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में ये ऐसे है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन डी। रीजनिंग का तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है, इसे आप आराम से आसानी से बनाइए और इसमें से भी 2 से 3 मार्क आप हासिल आसानी से कर सकते हैं। घोड़ा, हाथी, कुत्ता। घोड़ा, हाथी और कुत्ता तीनों जानवर है, लेकिन जानवर वर्ड इसमें कहीं है ही नहीं। जब जानवर वर्ड नहीं है, जानवर वर्ड होता तो पहले हम जानवर का गोला बनाते, तब घोड़ा का, उसी में हाथी का, उसी में कुत्ता का। जब जानवर ये नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, घोड़ा अलग, कुत्ता अलग, हाथी अलग, मतलब तीनों अलग अलग जानवर हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुने। श्रृंखला में प्रश्न सूचक स्थान पे क्या आएगा, उसका आकृति हमें उत्तर आकृति से ढूंढना है। अब हम फर्स्ट आकृति को देखते हैं। ये तीर का निशान आपका ये से सोया हुआ है, और अगले चित्र में क्या हुआ, ये तीर का निशान ठीक 90 डिग्री में घूम गया। ये तीर का निशान 90 डिग्री में घुमा, लेकिन इस पे लगे सारे आकृति अपने आप को जगह परिवर्तन कर लिया और एक नए आकृति का निर्माण भी करते गया साथ में। देख रहे हैं। अब हमें उस ठीक अगला आकृति में देखते हैं क्या, कि तीर का निशान 90 से फिर ये आ गया 180 के आसपास। अब जब 180 के आसपास आ गया और फिर आकृति उसी दरमियान में एक आकृति पुनः फिर यहाँ पे बढ़ गया। एक आकृति तो पहले से था, एक आकृति पुनः बढ़ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि आकृति में ये जब अगली आकृति होगी तो अगली आकृति कैसी बनेगी, ये 180 था तो पुनः 90 डिग्री घूमेगा, तो ये तीर का निशान नीचे की तरफ लगेगा। तो अब हमें पहले नीचे वाला कौन सा होगा वो ऑप्शन ढूंढना है। नीचे वाला आकृति तीर का, बाकी तो खत्म है। ऑप्शन ए में भी तीर नीचे नहीं है, बी सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो यहाँ से ही क्लियर हो गया। बाकी चीज़ तो हमें देखना ही नहीं पड़ा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन बी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, और आगे इसमें और मिलान लेना था कि नई आकृति यहाँ 2 बनी, तो यहाँ नई आकृति कितने बनेगी, 3 बनेगी। तो यहाँ पे 3 है, 1 2 3, बस मैच कर लेना है। 5 नंबर प्रश्न, मुख अभिव्यक्ति संगीत। ये एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न में क्या होता है कि इसको इससे साथ कोरिलेट करते हुए इसका जवाब प्रश्नवाचक चिन्ह से निकालना होता है, रिलेशन बनाते ढूंढते हुए। अब क्या है इसमें कि प्रश्न हम देख रहे हैं कि मुख अभिव्यक्ति, मुख से अभिव्यक्ति को प्रकट किया जाता है। मुख से, जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति प्रकट की जाती है, उसी प्रकार संगीत क्या प्रकट करता है, संगीत अपने आप में धुन को प्रकट करता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आज का आपके लिए प्रश्न रहा ये, प्रश्न में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे, तब दिए गए विकल्पों से सही क्रम को चुनें। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते समय आप हमेशा ध्यान रखें केवल ऑप्शन ए, बी, सी या डी डालें। सही जवाब आप ऑप्शन केवल डालें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। सामने के परीक्षा को क्रैक कर पाए इस वीडियो से, एसएससी दिव्य के वीडियो से इस प्रकार से शेयर कीजिए, आंख मूंद के शेयर कीजिए कि सारे स्टूडेंट, आपके दोस्त, फ्रेंड
अधिक से अधिक वीडियो का डिमांड करें आपसे एसएससी दिव्य का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।